वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो रिसोर्सेज का पहले मतलब क्या होता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स। हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हर एक वो चीज़ जो हमारे नीड को फुलफिल कर सकता है या जिसमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का एक पोटेंशियल होता है, हम उसे ही रिसोर्स या उसे ही संसाधन कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, रिसोर्सेज के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। इस चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में इस कंसेप्ट को भी पढ़ा था कि फिजिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बींग्स। इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल और फिजिकल एनवायरनमेंट, इन तीनों के इंटरेक्शन के कारण या इन तीनों के इंटर रिलेशनशिप के कारण ह्यूमन बीइंग मैटर में या एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले किसी भी मैटर को एक मीनिंगफुल रिसोर्स में वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है। रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. ये माना जाता है कि रिसोर्सेस नेचर का फ्री गिफ्ट है। तो नेचर का फ्री गिफ्ट है, इसको थोड़ा सा आपको क्रिटिकली समझने की या कुछ यूं कहें इसे क्रिटिकली एग्जामिन करने की ज़रूरत है। रिसोर्सेस नेचर का फ्री गिफ्ट है, इसका मतलब है कि नेचर हमें प्रोवाइड कराती है एज अ रॉ मटेरियल, और इंसान अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप के द्वारा उसे अपने लिए ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेस में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसका इतना ज़्यादा यूज़ करे कि आगे चलकर फ्यूचर जनरेशन के लिए एक प्रकार का प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, या फिर कुछ यूँ कहें कि हमारे एनवायरनमेंट में उस रिसोर्सेस के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण, ओवर यूज़ के कारण एक प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाए। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। जो कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंसान अगर रिसोर्सेज को नेचर का फ्री गिफ्ट मानता है, तो नेचर का फ्री गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि उसे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है या उसका बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया गया कि वो कुछ व्यक्तिगत लोगों के ही लालच को फुलफिल करने के लिए वो किया जा रहा है, और इस कारण से रिसोर्सेज की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, या कुछ यूँ कहें रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, have and have not। जब हम लोग आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इक्वलिटी का मतलब होता है कि समाज में हर व्यक्ति को या हर नागरिक को समान अधिकार है। तो समान अधिकार का मतलब होता है कि संसाधनों तक उसकी समान पहुंच भी होनी चाहिए। तो कुछ रिसोर्सेज का या बहुत सारे रिसोर्सेज का कुछ हाथों में सिमट जाना या कुछ लोगों के द्वारा बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ किए जाने के कारण सोसाइटी में एक प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एक प्रकार का सोशल गैप उन लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा है कि जिसके हाथ में बहुत सारे रिसोर्सेस है और जिनके हाथ में कुछ भी रिसोर्स नहीं है। तो हम उसी को हैव, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्स है, और हैव नॉट, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन of resources has led to global ecological crisis like global warming, ozone layer depletion, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अभी हमने क्या बताया कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ, रिसोर्सेज के कुछ लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण एक प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एक प्रकार का सोशल गैप वाइडर हो रहा है, और सबसे बड़ी बात रिसोर्सेज के का बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण बहुत प्रकार के एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड की क्वालिटी का क्या होना, खराब होना या उसकी क्वालिटी का डिग्रेड होना।
An equitable distribution of resources has become essential for a sustainable quality and global peace. जब हम लोग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अगर नेचर ने रिसोर्सेज को एज अ फ्री गिफ्ट ह्यूमन को दिया है तो सभी ह्यूमन के द्वारा उसे अपने डेवलपमेंटल पर्पस के लिए इक्विटेबल तरीके से उसे यूज किए जाने की जरूरत है, और यही क्वालिटी लाइफ की ओर और ग्लोबल पीस की ओर बढ़ाया गया एक बहुत ही बढ़िया कदम हो सकता है. If the present trend of resource depletion by a few individual and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर यही सिलसिला आगे जारी रहा कि कुछ लोगों के द्वारा अगर बहुत सारे रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज़ किया जाता है, उसके कारण रिसोर्स डिप्लीशन होता है, तो आगे चलकर ग्लोबल पीस की बात करें या इक्विटेबल जस्टिस की बात करें, इसके लिए एक शुभ संकेत नहीं है. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग ही हमें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेके जाएगा. और कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हमारे एनवायरनमेंट के सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की शर्त है. जब तक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, उसके लिए जब तक रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक सस्टेनेबल एनवायरमेंटल एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं है. आगे अगर हम देखें, देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे आ रहा है बच्चे, आप इस पे विशेष ध्यान देंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास या सतत विकास. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जियो और जीने दो. डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल जो इको फ्रेंडली होता है, जो प्रेजेंट जनरेशन के नीड को फुलफिल करने के साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के नीड के साथ भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट in the present should not compromise with the needs of the future generations. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे समझ सकते हैं. अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो नीड को बैलेंस करने की बात करता है प्रेजेंट जनरेशन के बीच में और फ्यूचर जनरेशन के बीच में. पहली बात. दूसरी बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एनवायरमेंट और डेवलपमेंट इन दोनों को भी आपस में बैलेंस करने की बात करता है यहाँ पे. अब इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए 90s के डिकेड में 1992 ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो शहर में पहला अर्थ समिट, पहला शिखर सम्मेलन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया. कौन कौन सी बातें उसमें लिखी हुई हैं? इन जून 1992, देखिए यहाँ पे, इन जून 1992 मोर देन 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. So पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992 ब्राज़ील के रियो शहर में. For the first International Earth Summit, the summit was convened for addressing urgent problems of environment protection and socio इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि रियो कॉन्फ्रेंस में किन चीज़ों पे फोकस किया गया था. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट क्या था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरमेंट को भी बचाना है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है. रिसोर्सेज का फ्यू हैंड्स में कंसंट्रेशन या एक्यूमुलेशन नहीं होना देना है, और साथ ही साथ एक हेल्दी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मेंटेन करते हुए अपने एनवायरमेंट को भी कंजर्व करना है. द असेंबल्ड लीडर्स साइन
द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को हमें कैसे फेस करना है, कैसे चैलेंजेस को कम करना है, किस प्रकार से सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे हमें जोर देना है, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, किस प्रकार से जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी प्लांट्स का, एनिमल्स का, इकोसिस्टम में जिस भी प्रकार की डाइवर्सिटी है, कैसे उस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है और चैलेंजेस को क्या करना है, कम करना है। यहाँ पे द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है बच्चे, इस पे विशेष ध्यान देंगे। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 for achieving sustainable development in the 21st century। रियो कॉन्फ्रेंस ने 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए दो मेजर प्रिंसिपल की बात फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में करी। द फर्स्ट वन इज ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड द सेकेंड वन इज एजेंडा 21। अब ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है पहले समझिए। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑल नेशंस शुड टेक पार्ट in the greening of the world through planting and conserving forest। सभी नेशंस को साथ मिलकर पेड़ पौधों को लगाना है और फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। फॉरेस्ट शुड बी मैनेज इन ऑर्डर टू मीट द सोशियो इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। इस पर विशेष ध्यान देंगे। यूनिक एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल एंशियंट फॉरेस्ट and forest with cultural, historical, spiritual and religious importance। Pollutants that harm forest should be controlled। वैसे pollutants, वैसा pollution को रोकना है जो हमारे forest life को क्या करे, harm करे, उसे destroy करे। Forestry plans should consider the non-economic values of forest and the environmental consequences of their management। Forest degradation should be avoided। तो forest degrade हो, कोई भी ऐसा डेवलपमेंटल काम नहीं करना जिसके कारण हमारा फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो, रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो। आगे देखिए यहाँ पे एजेंडा 21 में कौन कौन सी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ये पॉइंट, एजेंडा 21 का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे विशेष ध्यान दें। एजेंडा 21 का मतलब होता है कि इसी रियो 1992 में 21st सेंचुरी के लिए एक एजेंडा तय किया गया और उसमें कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें, अगर पॉवर्टी या फिर गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों से लड़ने की बात करें, उसमें बहुत सारे एजेंडाज को 21st सेंचुरी के लिए जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है उनको रखा गया। लेकिन उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो लोकल एजेंडा। लोकल एजेंडा का मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंट बचाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सभी कंट्रीज, सभी नेशन को मिल के काम करना है, लेकिन लोकल लेवल पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। और यहाँ पे एक मैसेज दिया गया था कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, कि वैश्विक तौर पे सोचना है लेकिन स्थानीय तौर पे उसकी शुरुआत करनी है। क्या लिखा हुआ है लोकल एजेंडा रियो 1992 में? लोकल एजेंडा 21 इज द प्रोसेस दैट aims to involve local people and communities in the design of a way of life that can be sustained and thus protected the quality of life for future generations। Local Agenda 21 is a process that aims to integrate the social, environmental, economic aspects of development in order that all future development is sustainable। Local Agenda 21 is a highly democratic, consensus building and empowering process। It seeks to strengthen the role of all major groups in society including children, youth and women। And the last one is Local Agenda 21 is essentially about quality of life, which is perhaps a more friendly seem to describe its primary goal। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग के बारे में, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल रिसोर्सेज के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल के बारे में आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। थैंक यू सो मच।